न थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए ये सफ़र अभी भी जारी है। एक छोटा सा बच्चा जो पिताजी के साथ भजन संध्या में जाया करता था और कहीं ना कहीं संगीत का सपना सजाया करता था। जिंदगी का सफ़र इसी तरह से आगे बढ़ता गया और फिर आया उसके खुशियों का सावन। और आज एक ऐसे ही प्यारे से गायक हमारे साथ हैं, प्रकाश जी। थैंक यू सो मच प्रकाश जी फॉर कमिंग टू आरजे आरती टॉक्स, एक सफ़रनामा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हम कहीं भी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी प्रेरणा होती है जो हमें प्रेरित करती है। जैसे आपके पिताजी शास्त्रीय संगीत में बहुत रुचि रखते थे, तो आपकी जो शुरुआती प्रेरणा है वो घर से ही मिली, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। मैंने आपको बताया उम्र के 6 साल में मैंने शुरुआत करी थी मेरे करियर की, बोलो या उनसे सीखा है, जो भी सीखा है उनके साथ हम भजन में जाते थे। मेरा छोटा भाई भी साथ में था उस टाइम पे। पिताजी लेके जाते थे, ज़बरदस्ती का वहाँ पे गाने के लिए बोलते थे, हम उनके सुरों में सुर मिला के गाते थे। शुरुआत तो ऐसी हो गई। घर में आज मतलब थर्सडे के दिन भजन हुआ करता था कोल्हापुर में, और आज ये थर्सडे यहाँ है वहाँ है, ऐसे अलग अलग जगह पे हम लेके जाते थे। भजनी मंडली थी उनकी, वो मंडली उनके साथ उनको हमेशा लेके जाते थे, साथ में हमें भी। तो वहाँ से प्रेरणा मिली। मैं पिताजी को मानूंगा कि वहाँ से हमने शुरुआत करी इसके। मतलब पिताजी जहाँ भी जाते थे आप बचपन में साथ साथ जाते थे, और कहीं ना कहीं वहीं से आपको लगा कि आपको संगीत को आगे लेकर जाना है। जो संगीत में रुचि आई वो वहीं से आई। पिताजी तो वैसे क्लासिकल संगीत बहुत पसंद था उनको। कोल्हापुर में प्लेज हुआ करते थे पहले, जो संगीत नाटक थे उसमें गाने वगैरह चलते थे। एक एक नाटक में 20-20 गाने चलते थे उस टाइम पे, और वो सुनने की कैपेसिटी वो सुबह 4 बजे तक चलते रहते थे पूरे। 9 बजे शाम को, रात को 9:30 बजे शो स्टार्ट होता था वहाँ पे, सुबह 4 बजे तक चलता रहता था वो पूरा। तो वहीं से आपको प्रेरणा मिली। तो आप कोल्हापुर से आते हैं। कोल्हापुर मतलब हमारे जो पूरा मराठी रंगमंच की शुरुआत वहीं से हुई, हमारे हिंदी फिल्मी जगत की शुरुआत वहीं से, और बहुत सारे कलाकार हैं जो कोल्हापुर से जुड़े हैं, और आप भी कोल्हापुर से हैं। थोड़ा सा कोल्हापुर के बारे में बताएं। देखिए, महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लेस के हिसाब से वहाँ पे अभी आज के तक में तो 6 स्टूडियो चल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। एक तो जयप्रभा स्टूडियो जो है वो लता मंगेशकर जी का है, उसके बारे में थोड़ा सा अभी बीच में डिबेट भी हुआ था। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लता मंगेशकर बचपन से, मतलब उनका जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनका पूरा बचपना, शुरुआत के जो 13 साल जहाँ से उन्हें सिंगिंग स्टार्ट करी, वो पूरा करियर कोल्हापुर से जुड़ा हुआ है उनका। आज भी उनका बंगलो है वहाँ पे मंगेशकर निवास करके। अच्छा। और सारी फैमिली सालों में आके वहाँ पे रुकती है। वहाँ पनाला में हमारे हिल स्टेशन है, वहाँ पे है उनका बंगलो। तो लता मंगेशकर जी ने पूरा बचपन का जो शिक्षा जो लिए, वहीं से पूरी प्रेरणा मिली उनको, वहीं से ली। तो वो हमारे लिए सारे आइडल लोग हैं पूरे वहाँ पे। क्या बात है, मतलब वहीं उसी भूमि से आते हैं। तो ऑब्वियसली गायकी में आपका जो इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं इससे भी आपको प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल वहीं से। हमारे जैसे किसी भी फील्ड में कलाकार, आप किसी भी फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे को लेकर, कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिवली भी आगे लेकर जाती है और कहीं कहीं आपको हताश भी करती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रतिस्पर्धा, इस कंपटीशन को आप किस नज़रिए से लेते हैं? देखिए, शुरुआत के दौर में ऐसा लगा नहीं कभी कंपटीशन है। हाँ। जब से इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ है ना, तब से ये कंपटीशन आ गई है जी। ये सच्चाई है बिल्कुल। पैसे क्या था, पुराने ज़माने में पैसा बहुत छोटा था, इंसान बड़ा था। आज की तारीख में क्या है, पैसा बहुत बड़ा हो गया, इंसान बहुत छोटा हो गया। ये सच्चाई है बिल्कुल, इसको हमें लेके चलना है। और पुराने ज़माने में क्या था, वहाँ पे मैं जितना मैं जानता हूँ, समझता था पूरा, तो हमें पता नहीं था कि पैसे दिए जाते हैं गाने वाले को, पैसा देके फिर उनको बुलाया जाता है, गाया जाता है। हम तो सोच रहे थे भाई कला का बड़ा पुजारी आदमी है तो कर रहा है पूरा, लेकिन इसके पीछे पैसा छुपा है या फिर चीज़ें नहीं मालूम थे हमें। कॉम्पिटिशन वहीं से पैदा हुई, स्टार्ट हुई उसमें। फिर उसके बाद थोड़ा सा ईगो आना स्टार्ट हुआ। फिर हर एक बंदे को लगा कि भाई हम इससे मतलब आगे मुझे जाना है, तो एक बंदे को नीचे दिखा के मैं ऊपर जाना है, तो ये सारा शुरू हो गया। इंडस्ट्री में तो ये तो चलता ही रहता है पूरा, उसमें कोई मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बजाय एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा की जो ये होड़ निकली, वहीं से प्रतिस्पर्धा जो आपने बोला वहीं से संगीत को दूर किया हमसे। संगीत तो वैसे भी कहाँ जुड़ा है बताइए ना। आज के गाने मैं पीछे भी बोला हूँ ये बात कि आज के गाने में ऐसा क्या दम है कि जो कंटिन्यू लगते हैं। आज 1960 मतलब आज कितना 25 चल रहा है, तो आप देखिए 40 और 25 65 ईयर्स पुराने गाने आज भी गाओ तो लोगों को ताज़ा तवाना रखते हैं। आज एक गाना मुझे एग्जाम्पल के तो बताइए कि जो 4-5 साल सुना है और मुझे पता है कि ये गाना था करके। सच में आजकल जो गाने आते हैं वो शायद
शायद 3 से 4 दिन या फिर 1 महीना, ज्यादातर इससे वो 1 ज्यादा महीना stay नहीं ठीक है, करते। लेकिन 4-5 साल बाद उसको सुनता भी नहीं, कोई पता भी नहीं होता कि गाना था करके। लेकिन हम मुंबई में इतने सारे जो म्यूजिकल जो कार्यक्रम करते हैं उनमें आज भी 50 साल पुराने बिल्कुल, गाने बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम ऐसे लगते हैं कि आज ही बने हैं, बिल्कुल और सही उतने ही सुंदर लगते हैं, और लोग मतलब उनको देखने के लिए और टिकट दूसरा- खरीद कर आते हैं। सही बात है। दूसरा क्या है, जो यंग जनरेशन है ना, वो सारे उनके देखिए इंग्लिश सॉन्ग्स के ऊपर वो ज़्यादातर उनका निर्भर हो रहा है। उनको हिंदी गाना, मतलब अभी का हिंदी गाना पसंद नहीं है, ये सच्चाई है हमारी आज की तारीख में। और पुराने लोग जो उसको जतन कर रहे हैं, या फिर हम उसको चाहते हैं कि हमारी भी अगली पीढ़ी उसको ही थोड़ा सा कंटिन्यू करे, क्योंकि उसमें सच्चाई थी, जो था वो सारा, जो मतलब उस टाइम का लिखावट थी, या फिर गानों का उसका जो मीनिंग था, या फिर आपको जो दिल को छूता था, या फिर कोई भी, मतलब उसमें कोई भी गाना ले लो आप, रोमांटिक सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, कोई भी गाना लो, जिसको जिसकी पसंद है उसी हिसाब से चलता था। और बड़े ओरिजिनल गायक थे हमारे रफ़ी साहब, किशोर दा, ऐसी गायकी उनके, और इस तरह के मतलब शब्दों का प्रयोग किया जाता था जो सीधे हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते थे, हमारी भावनाओं से जुड़े होते थे। और आजकल के गाने भावविहीन होते हैं, तो वो गाने नहीं लगते, और शायद मुझे लगता है यही वजह है कि वो ज़्यादा स्टे नहीं करते। एक्चुअली क्या है, गानों में वल्गैरिटी ज़्यादा आई है, ये सच्चाई है आज की तारीख में। बहुत वल्गैरिटी, लोगों को वही चाहिए, बस पसंद है वही। लोगों को वहाँ पे मतलब कोई अच्छा म्यूजिशियन हो, अच्छा म्यूजिक है, अच्छे से गाया हुआ है, बहुत अच्छे सुरों में गाता है कोई, ये कोई नहीं देख रहा है आज की तारीख में। म्यूजिक कितना लाउड है, उसके साथ में जुड़ा हुआ, या फिर उसके वर्डिंग्स क्या है गाने के, वो किसके ऊपर पिक्चराइज करा हुआ है, वो पिक्चराइज करते हुए कितना उसमें उसको एक्सपोज करा हुआ है, ये सारी चीज़ों में बहुत ध्यान दे रहा है। यही चल रहा है, खत्म हो गई है, खत्म होती जा रही दिख रही है हमें। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी भी मैं तो कभी-कभी शोज में बातें करता हूँ, लोगों को यही बोलता हूँ, जो नई पीढ़ी है जो गा रही है आज की तारीख में, उनको वही बोलते हैं हम लोग कि भाई आप है ना, इसको पुराने जो हमने जो अभी इसको बरकरार रखा है, इसको आगे बढ़ाओ बस। चाहते हैं कि उसको ये जतन हो जाए बस, क्योंकि मुझे तो डर है, मैं बता रहा हूँ कि आने वाले कुछ 12-15 साल में ना किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी लोग भूल जाएंगे। ये जो पीढ़ी आज की तारीख में चल रही जिस प्रकार से, मुझे पक्का लग रहा है कि नहीं गा पाएंगे। आजकल ट्रेंड बन जाता है, कोई एक गाना आए, और ऐसा भी है कि जो रिमिक्स ज़्यादा बन रहे हैं, जो पुराने गानों की सादगी, जो रूहानियत तो ख़त्म हो जाती है, वहाँ रिमिक्स करके गाने लाए जाते हैं, उस पर उस तरह से अगर हम कहीं को उसका पिक्चराइजेशन ऐसा किया जाता है जो अट्रैक्टिव लगता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई स्टेज पे हम गाते हैं, तो उसके पहले जब ये एंकर अनाउंस करता है गाना, हाँ। उसका रिलीज ईयर बोलते हैं, उसका संगीतकार होता है, उसका सिंगर होता है, ये सिंगर है वगैरह, उस मूवी का कोई बात पूछे, या फिर जैसे ये लिरिसिस्ट कौन था, इसका लिखावट किसकी थी, तो सामने से कोई पुराना बंदा, मतलब जो ओल्ड लोग है, फटकर से बोलते कि भाई ये इसका लिरिसिस्ट था। मतलब आज भी उन्होंने सारी चीज़ें ध्यान में रखी हुई है। अगर किसी नए सिंगर को पूछो कि भाई किशोर कुमार ने ये साल में गाना गाया था, ये गाना किसने उसको कंपोज करा दिया, कौन म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो बता नहीं पाएगा, वो नहीं बता पाएंगे। सही। तो यही हमारे लिए बहुत मतलब खराब बात है आज की तारीख में, आज के दौर में। मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात को। हम जब भी कोई गाना गाते हैं तो उसके बारे में पूरा स्टडी कर लेते हैं, किसका है कंपोजिशन, क्या है, किसने लिखा है, क्या है, सारी चीज़ें पता होती है। अच्छा, जैसे अभी जो कंपटीशन चल रहा है गीतों को लेकर, जिस तरह के गाने चलते हैं, आपकी नज़र में एक कलाकार के लिए ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो उसे कलाकार बनाती है, जो उसमें होनी चाहिए कि अगर वो कलाकार है तो ये चीज़ उसमें होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे एक बात बताइए, हम स्कूलों में जाते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हम अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। अगर मुझे गाना अच्छा गाना है, मुझे कलाकार बनना है, मुझे अदाकारी करनी है, जो भी करना है, मैं सिंगिंग की बात करता हूँ, सिंगिंग को लेके चलते हैं, वो इंसान कितनी मेहनत करता है, सुबह कितनी रियाज करता है, किसको फॉलो करता है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, उनका गुरु कौन है, उसको क्या सिखाया जाता है, उसको स्वर के बारे में पता है क्या, सप्तसुर क्या है, स्वर तो वैसे 12 सुर है, अलंकार है, अलंकार क्या है, मूर्खिया क्या है, अगर हरकतें क्या होती है पता है उसको, नहीं है पता, तो वो अगर उसमें कुछ टैलेंट है, देखो अपने भारत देश में, इंडिया में टैलेंट इतना भरा पड़ा हुआ है ना, अगर आप उसको प्रॉपरली करो, या फिर उसको थोड़ा सा एक्सपोज करो, या फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो टैलेंट का बहुत ही यहाँ पे मतलब इतना टैलेंट है ना, लेकिन ये दबाया जाता है, बिल्कुल दबाया जाता है। कुछ लोगों की वजह से जो कभी-कभी ऐसा होता है कि फैमिलीज में भी होता है कि नहीं, इसको हमें कोई गवाना है ना, ये भांड बन जाएगा, भांड बोलते हैं लोग, मैंने सुना है ये बात, बुरा लगता है कि किसी को बोलता है कि बच्चा इतना अच्छा गा रहा है, माँ बोलती है उसको, मुझे क्या उसको भांड बनाना है भाई, मुझे नहीं देना है उसको। ये सच्चाई बोल रहा हूँ, मैंने बोला उस माँ को, अरे बेचारा इतना अच्छा गा रहा है, आप उसको करो एक्सपोज अच्छे से। नहीं सुना, उसने सुना नहीं, बिल्कुल करियर बर्बाद कर दिया उसका पूरा। वो इस तरह से ना कि जिस तरह की गायकी इस तरह मतलब इस टाइम पे हो रही है, जिस तरह के गाने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी डर होता है कि बच्चे कहीं गलत राह ना पकड़ लें। बिल्कुल अगर सही तरीके से देखा जाए तो गायकी एक बहुत अच्छा फील्ड है, और एक बहुत सुकून वाली चीज़, जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते। कलाकार अपने लिए नहीं जीता, कलाकार जीता है पूरे समाज के लिए। कहीं ना कहीं जैसे नेता एक समाज की सेवा करता है,
तो कलाकार भी ये सेवा दे रहा है, अपने गानों की सेवा दे रहा है, और वो कलाकार भी अपनी समाज कला का की कल्याण जितनी ही कर अच्छे से रहा पूजा है। करेगा, अच्छे से प्रेजेंट होगा, तभी बन पाएगा ना। आज क्या है कि आज मैंने गा दिया और मुझे कल एक्सपोज होना है और मुझे एकदम बड़ा बनना है, ऐसा नहीं है। उसमें मेहनत नहीं है, शॉर्टकट चल रहा है, शॉर्टकट चल रहा है, छोटे सफर से सफर तय करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पुराने गीत बनते थे, जब हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय जो गीत बना था, मेरे वतन के लोगों, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इस तरह की कंडीशन पैदा हुई थी, जिसके लिए वो गीत प्रदीप जी ने लिखा था, और स्पेशली लिखा था, लता जी ने गाया था, ताकि हमारे जो देश में अभी निराशा का जो पूरा वातावरण हो गया था वो दूर हो। तो पहले जो गाने लिखे जाते थे वो समाज को जागृत करने के लिए लिखे जाते थे, किसी ना किसी थीम से जुड़े होते थे। लेकिन आजकल के जो मतलब गाने बनते हैं वो एक अलग ही जिज्ञासा की तरफ ले जाते हैं। आपने जिस गाने की बात करी, आज भी वो गाना अगर लगता है या सुनते हैं, और जो कला का पुजारी या फिर कला जो जानता है, हाँ, उसकी आंखों में पक्का पानी आएगा, पानी आ जाता है, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस गीत को सुनकर, और ऐसा लगता है कि वाकया हमारे सामने हुआ था, और इतने जो हमारे सैनिक मरे थे उनकी कुर्बानियां हमारे मतलब शब्दों में इस तरह से पिरोया गया है कि आज भी वो गीत सबकी आंखों को नम कर जाता है। ये ताकत पुराने लोगों की थी, उनकी लिखावट में थी ताकत। वो गाना ही ऐसा बनाया था, उन्होंने लिखा था जिसमें बन गया पूरा, सच में। अच्छा, हम जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को गुरु नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो अपनी राह से भटक जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सपने हमारे तब पूरे होते हैं जब सच में हमें इस तरह का गुरु मिलता है जो हमें सही राह की तरफ ले जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे गुरु आए? गुरु अगर बोलना चाहो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं स्कूल में था कोल्हापुर में, मराठी मीडियम में सिखाई हुई है मेरी पूरी। एक सर हुआ करते, DN जोशी, दिगंबर नाम था उनका, दिगंबर जोशी सर। तो वो कल्चरल प्रोग्राम का उनका पूरा जिम्मा रहता था। मैंने उनके साथ कम से कम 7-8 साल तक काम करा है। मैंने प्लेस में भी काम करा है, मैंने नाटक किया, महाराष्ट्र स्टेट के लिए मैं अवार्ड भी लेके आया हूँ, मुझे खुद को अवार्ड मिला है। एक मराठी नाटक था, भटक्याचे भविष्य नाम था उसका। तो हम उसको पूरा मतलब पूना में उसकी कॉम्पिटिशन हुई थी, जिसमें पूरे इंटर स्कूल, तो उसमें हम फर्स्ट प्राइज़ लेके आए थे। और उन्होंने वो सारा बिठाया था, या फिर वो गाने बहुत अच्छे गाते थे, तो उनको लग रहा था कि प्रकाश में कुछ क्वालिटी है। तो वो मुझे कभी कभी आधा घंटा अपने घर पे ले जाके आधा 1 घंटा बिठा के, वो तबला बहुत अच्छा बजा देते थे। साथ में उनकी बेटी शायद थी वो, या उनके घर में कुछ उनकी एक रहती थी लड़की, तो सुर पेटी अच्छा बजा देती थी। तो वो दोनों बैठ के फिर गाते थे, और वो मुझे सिखाते थे कि उसको कैसे किस तरह से लेना है, कैसे करना है, सुर क्या होते, थोड़ा सा वहीं से मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन मिला था उनसे। तो वो भी मेरे प्रेरणा थे। आज अगर बोलो तो क्या है कि लाइफ की इस धकाधकी जीवन में हमने स्ट्रगल भी बहुत करा है, उतना अच्छे भी दिन देखे, बुरे भी दिन देखे, सारा करते 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 आ गए। गानों से तो मैं पहले से जुड़ा हूँ, म्यूजिक में मेरा मतलब आत्मा, मेरी सोल मानता हूँ वेरी ऑनेस्टली। दूसरा, गाने की मतलब सुनने की आदत इतनी तो गाने की भी उससे पैदा हुई, और साथ में थोड़ा सुर में गाता है करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। लेकिन बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं कोल्हापुर से मुंबई में ठाणे स्थित हूँ, तो वहाँ शुरुआत हो गई इसकी। कोविड के 2 साल पहले मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, छोटा सा, मैं बड़ा नहीं बोल पाऊँगा, तो वहीं से शुरुआत हो गई करियर की वापस दोबारा से। फिर मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, सुबह उठ के थोड़ा सा आधा 1 घंटा रियाज़ करना, थोड़े स्वर को जानना। तो यहाँ पे एक ठाणे में एक एकेडमी है, उसका नाम ओंकार संगीत एकेडमी, और उसके संचालक जो है सर है हमारे रविंद्र देसाई सर। तो रविंद्र देसाई सर ने मुझे फिर थोड़ा सा पुश कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आया करो मेरे पास, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन या 15 दिन में 1-2 दिन में जाके उनसे पूरा उसकी थोड़ी शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उसमें और अच्छा लगने लगा। तो ऐसा करते 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 कुछ अच्छे से फिर अभी थोड़े मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म जैसे बन रहा है, मिल रहा है। थोड़ा सा हल्का नाम, देखिए नाम मैं खुद तो नहीं बोल पाऊँगा, मैं कभी बोलता नहीं कि हाँ भाई मैं ऐसा वैसा, बिल्कुल नहीं। लोग बोल रहे हैं आज की तारीख में। जब भी हम जाते हैं स्टेज पे, जब जैसे आ जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों की जो दाद मिलती है, लोग सामने से पूछ रहे हैं, नंबर मांगते हैं, मैसेजेस करते हैं, सारा चीज़ें हो रही है पूरी आज की तारीख में। कोई भी आज गाना में कोई मतलब हमारे इतने शोज़ बनते हैं, अगर उसको यूट्यूब पर डालते हैं हम लोग, तो 24 घंटे में मुझे 3-3.5 हज़ार रिव्यूज़ मिलते हैं उसके ऊपर। तो ये मेरे लिए बड़ी मतलब अचीवमेंट ऐसा मुझे लग रहा है आज की तारीख में। मैं कितना सीखा हूँ, उससे अच्छा मैं कितना प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा, जैसे अभी आपने जो बात की उसी को लेकर कि आपको गुरु मिले, और एक नहीं 2 गुरु मिले जिनसे आपको शिक्षा मिली, और कहीं ना कहीं अभी आपका जो सपना, जिंदगी भर का सपना पूरा होने जा रहा है, वो एक उस पर हम बात करते हैं आगे। तो सफलता के क्या मायने हैं आपके लिए, इसे लेकर कि आपको लगता है कि हाँ आपका ये सपना पूरा हो गया, तो सफलता मेरी यही रुक जाती है? सफलता का मायने सबसे पहले हार्ड वर्क। हाँ। शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, आसान नहीं। मैंने अभी मेरी उम्र में मुझे इतना पता लग गया कि मैंने आज बोला और कल होता है, ऐसा कभी नहीं होता। टाइम लगता है उसमें, समय लगता है। और आज के माहौल में, आज जो जिस प्रकार का माहौल है, इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है।
पॉजिटिव हमें खुद को लेना पड़ता है अंदर से। जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतना हम उसको सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब भी बनती है होती है, या फिर कोई, चलो एक सिंगर अच्छा गा रहा है, जब भी वो अच्छा गाता है, इस लेवल पे आता है, तो उसको नेगेटिविटी में भी पहले उसमें, मतलब अगर उसमें अंदर उसमें जिगरा उसका बहुत बुलंद है तो वो वहाँ पे जी पाता है। अदरवाइज तो लोग तो ऐसी बातें करते हैं, वो बोलता है छोड़ दो, मुझे जाना ही नहीं आगे। मतलब लोग वहाँ पे पहले लगने लगते हैं। बिल्कुल ये सब होता है पहले। ये तो आज की तारीख में मैंने भी बहुत देखा हुआ है। मेरे बारे में बातें होती है, बातें करते हैं लोग। कभी कभी देखो, मैं किसी को मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं कितने लोगों के मुँह लगूंगा या फिर बात करूंगा, बताओ। जो बोल रहा है ठीक है, उसको जो लगता है बोलता है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा गा रहा हूँ और अच्छा वहाँ पे सुनने वाला कोई बंदा है और वो उसको मुझे दाद दे रहा है, अच्छी ताली बजा रहा है, आके मिल रहा है मुझे बैक स्टेज पे, तो वो हमें अच्छा लगता है पूरा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए गाना इसी उस पे बना है। पहले जो गाने होते थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति को दिखाया करते थे। कोई एक ऐसा गाना आप सुनाए जो आपके दिल के बड़ा करीब हो। दिल के करीब गाने तो काफ़ी है वैसे। मतलब मैं जैसे कि लोगों की जो बात अपनी खोली या फिर हमने जो बात करी है, तो उसके बारे में छोटा सा आपको एक मुखड़ा सुनाता हूँ। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। क्या बात है, सच में ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं जो याद रह जाते हैं। और अभी खुशियों का सावन, एक बहुत प्यारी सी एल्बम आने वाली है प्रकाश जी की, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। और खुशियों का सावन एक ऐसा सावन है जो इनके सपनों का सावन है, इनकी खुशियों का सावन है, और इनकी सफलता का सावन भी साबित हो सकता है। तो उसे आप सभी का प्यार चाहिए। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि खुशियों का सावन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी के सावन से जुड़ा है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। इंसान जीता है सुख दुखों में। दुख पर्वत जैसा होता है, सुख बोलते हैं कि जैसे कोई चावल का कण होता है वैसे होता है, ऐसा माना जाता है। पुराने लोग बोलते हैं इस बात को। मैंने भी वही पूरा अनुभव लिया है। साथ में ये जो एल्बम का जो हमारा जो प्रेरणा मिली मुझे, हमारे जो रविंद्र देसाई सर है, ठाणे में स्थित है, वो मैंने बोला आपको, ओंकार एकेडमी, संगीत एकेडमी जिनकी है, खुद एक अच्छे सिंगर है। उनका अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका एक एसोसिएशन रहता है, उसका उनका कार्ड बना हुआ है। वो खुद एक अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हिसाब से चलते हैं। खुद अच्छे सिंगर है, मोहम्मद रफ़ी के बहुत अच्छे गाने गाते हैं। अच्छा। क्लासिकल बेस है पूरा उनका गानों का। उनकी जो वाइफ है, उनका नाम है अर्चना देसाई। उन्होंने ये जो पर्टिकुलर एल्बम है उसको लिखा हुआ है। शी इज़ अ लिरिसिस्ट, वो गाने लिखती है अच्छे, वो स्टोरीज लिखती है। उनके हिंदी वेब सीरीज में कुछ स्टोरी चल रही है, मराठी में भी अच्छा लिखान करती है वो। मराठी वेब सीरीज के लिए स्टोरी उनकी अभी चल रही है पूरी। और एक अच्छी फैमिली है। उनको लगा कि इनके आवाज़ में वो दम है जो हमें चाहिए इस गाने के लिए, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि ये गाना आपसे हम करेंगे करके। तो उसका अभी बस रिकॉर्डिंग बाकी है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, खुशियों का सावन आपके सपनों का सावन बनकर आए। और खुशियों का जो सावन है, इसे लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है 18 अगस्त को, जो एक म्यूजिकल लाइव ग्रैंड शो होने वाला है, और इसमें बहुत सारी हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें आप। ये ऐसा है कि योगा मान के चलिए कि सारा चल रहा था, पूरा चलते चलते ऐसा हो गया कि 18 अगस्त जो मेरी बर्थ डेट है, अच्छा, जन्मदिन है मेरा उस दिन। तो सर ने बोला कि उसी दिन हम इसको लॉन्च करते हैं, चलो। तो और एक साथ में हम शो करते हैं बढ़िया सा, और किसी बड़े ऑडिटोरियम में उसको हम लॉन्च करेंगे इसका। तो प्लान बन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि क्या करे, फिर कैसा करे इसको, किसी को बुला के करे, ये करे। तो बोले किसी महान संगीत का या गायक को बुलाएंगे हम लोग, उनके हाथ से करेंगे, क्योंकि ये एल्बम उसी लेवल का वो करने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैंने प्रैक्टिस करी उनके साथ में, या फिर उसको समझ लिया पूरा, तो गाते हुए अगर मेरे रोंगटे खड़े हो जाए तो सुनने वाले को क्या होगा, सर मैं पहले से उसको जान गया पूरा, तो ये तो बहुत अच्छा बनने वाला है। मुझे सवाल नहीं उठता, मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव उसके बारे में। मतलब मैं इतना एक्साइटेड, आपको पता नहीं कि कब इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए, कब 18 अगस्त आ जाए, ये लॉन्च हो जाए, और ये ऑडियो पहले, और फिर बाद में 1-2 महीने में हम उसका वीडियो भी करवा रहे। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बात को लेके। साथ में क्या है कि ये जो इन्होंने लिखा है, मैं आपको पहले लिखाई की बात करता हूँ, जो एक कविता पोएम जैसा लिखा था उन्होंने, सर को ऐसा लगा, सर खुद इसको करने वाले थे। सर खुद उन्होंने कंपोज उसको करके उसका म्यूजिक पूरा रेडी करके रखा था। उनको आवाज़ नहीं मिल रही थी। तो जिस दिन उन्होंने सुना, या फिर स्टेज में मैं शोज़ करता था, उनके साथ भी कुछ शोज़ मैंने करे, तो उनकी वाइफ ने बोला कि ये जो आवाज़ है प्रकाश को यहाँ पे सेट कर देते और इसकी लाइफ इसमें आगे बढ़ा देते। अगर लकीली कहीं स्ट्राइक हो गया तो निकल जाएंगे पूरा।
और हम भी कोशिश वही जारी है कि देखिए मैं कोई मतलब मैं बड़ा बनने के लिए करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो संगीत चाहता हूँ। सर ने जो मेरे से एक्सपेक्ट करा है आज मुझे उतना कंप्लीट करना है। लोगों के पास जाके वो कैसा होगा मुझे आज पता नहीं है। वो जिस दिन लॉन्च होगा लोग सुनेंगे उसको, अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली उसको ब्लॉक मिल जाएगा। हमारा काम है कि हमें अपनी मंजिल के सफ़र पे चलना है। उस सफ़र में मुश्किलें आए ना आए वो डिपेंड करता है, तो हमें उस पर फोकस करना है कि हमारा जो गाना है पहले तो लोगों तक पहुंचे। तो खुशियों का सावन जो 18 अगस्त को, उसी पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। हाँ, वो कार्यक्रम मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जरूरी है। हाँ, उस कार्यक्रम के बारे में मैं चाह रही थी कि आप कुछ बताएं। में जितने सेलिब्रिटी सिंगर्स है उनको हमने इन्वाइट करा हुआ है। हाँ जी। जैसे कि गुल सक्सेना, प्रसन्ना राव, हाँ, उसके बाद संदीप शाह जो पुराने खिलाड़ी इस फील्ड के पूरे, मतलब बहुत अच्छा किशोर कुमार के गाने गाते हैं वो। साथ में मनीषा जाम्बोटकर जो अभी यंगस्टर और साथ में काफ़ी सालों से है फील्ड में, लेकिन अभी वो सेलिब्रिटी सिंगर में गाने गाती है। अभिजीत कौसम्बी सारेगामा का महागायक जिसको पदवी मिली है, जो फिल्म इंडस्ट्री से मिली है उनको, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से, उनका भी उसमें योगदान है थोड़ा सा। अच्छा, अभिजीत सावंत भी इसका हिस्सा होने वाले हैं? अभिजीत कौसम्बी, हाँ, और बेसिकली अभिजीत कौसम्बी इज फ्रॉम कोल्हापुर ओनली, कोल्हापुर से ही जुड़े वो। तो अच्छे मित्र भी हमारे, तो हमने साथ में भी शोज भी करे कुछ, तो उनके साथ वो भी मेरे इसमें शरीक हो रहे हैं। तो ये 5 मेन लोग हैं। मेरे कोई सिग्नेचर सॉन्ग 1-2-3 मैं उसमें गाने वाला हूँ। और ये पूरा शो जो है पूरा सेलिब्रिटी सिंगर का शो बनेगा ये पूरा। और ये जो शो होने वाला है 18 अगस्त को, ये बाकी शो से बहुत कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें एक तो खुशियों के सावन का लॉन्च भी होने वाला है, बहुत सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं और बहुत सारा मतलब इसमें कमाल धमाल होने वाला है। और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस शो का हिस्सा ज़रूर बने। बुक माई टिकट से इसके जो टिकट्स हैं आप परचेज़ कर सकते हैं 18 अगस्त को 8:30 बजे। और ऑडिटोरियम भी हमारा आई थिंक डिसाइड हो चुका है। क्या है कि कालिदास मुलुंड की बात फाइनल ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो गडकरी का डेट भी हमने नक्की करके रखा है, जो राम गणेश गडकरी ठाणा में स्थित है, तलावपाली में, वहाँ पे ये दोनों डेट में कहीं होगा वो तो अभी आने वाले कुछ 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा पूरा। तो आज हमारा जो 18 अगस्त का ये शो होने वाला है, जहाँ हमारे खुशियों के सावन का भी लॉन्च होने वाला है और इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला है, तो आप अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपके ज़िंदगी के सफ़र पूरा होने का पहला जो सपना है आपके इस गाने से जुड़ा है, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी में मैंने इस कदर पे मैंने आज तक एक चीज़ देखी है कि सबसे पहले जितनी भी नेगेटिविटी है उसको सामने हम लाने की कोशिश करते हैं तो पॉजिटिविटी अच्छे से अपने आप बन जाती है। पॉजिटिव लाने की हम कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये खुशियों का सावन एल्बम जो हम लॉन्च कर रहे हैं ना, उसको जितनी पहले नेगेटिविटी है ना वो सारी आ जाए सामने, तो अपने आप पॉजिटिव अच्छा आ जाएगा सामने से। ये मेरा मानना है पहले। दूसरा, मैं गा रहा हूँ, मैंने एक एल्बम लॉन्च करा, लोगों को कितना पसंद आता है हम तो कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं पूरा। सर ने तो बहुत मेहनत करी इसमें, उसका कंपोजिशन देखिए। ये एल्बम ऐसा है कि हाफ वे क्लासिकल और हाफ वे वेस्टर्न म्यूजिक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। बड़ा हाई पिच पे सॉन्ग है, मैं हाई पिच गाने गाता हूँ अच्छे से। सर ने बोला आपकी आवाज़ में सूट करेगा, तो हमने इसको बनाया पूरा। बस लोग उस पर उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है, हमें पसंद करे अच्छे से, उसको लाइक करे तो अपने आप स्प्रेड हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। अच्छा म्यूजिक, अच्छा संगीत किसको नहीं चाहिए बताइए ना। और आज के माहौल में, मैंने पहले ही बताया आपको कि आज के माहौल में क्या चल रहे गाने, तो उसमें अगर एक हम अच्छा कोई उसमें दे रहे, कोई बढ़िया सा सॉन्ग दे रहे, तो शायद निकल सकते हैं फिर। और इसका जो थीम है, मतलब इसकी जो भावना है, खुशियों का सावन, जहाँ एक तरफ एक इंसान प्यार में है और दूसरी तरफ जिससे वो प्यार करता है उसकी तरफ से पहली बार जब हाँ होती है, और उस हाँ में जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं उसके दिल में भी वो प्यार जागने लगता है और उसकी तरफ से जब हाँ का जवाब आता है ना, तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में खुशियों का सावन आता है। तो इस गाने का जो भाव है ना, वो बहुत ही प्यारा है। तो मुझे लगता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है लोगों को। और आप सभी का मैं चाहूँगी पूरा पूरा प्यार मिले इस गाने को, क्योंकि गाना सिर्फ गायकी से नहीं चलता, आप सभी की फरमाइश से चलता है। और इस तरह के गाने बहुत कम बनते हैं जहाँ भावना जुड़ के चलती है। प्यार के बहुत सारे गाने बने, लेकिन प्यार की उस भावना से जहाँ पहली बरसात, पहली फीलिंग होती है और पहला शब्द जो आप कहना चाहते हैं उसकी हाँ पर आपकी ज़िंदगी टिकी होती है, उसकी हाँ पर आपकी ज़िंदगियों की खुशियों का सावन टिका होता है। तो खुशियों के सावन को बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि एक ऐसे इंसान का ये सफ़र है जिसने बहुत छोटे में संगीत का एक सफ़र, एक सपना सजाया था और ज़िंदगी की मुश्किलों में कहीं ना कहीं वो सफ़र छूट गया, लेकिन वो सपना उसकी आँखों से नहीं गया।
ना उसने हौसला टूटने दिया, ना खुद को टूटने दिया, और अपने सारे कार्यों के साथ एक समय ऐसा आया ज़िंदगी के पड़ाव में जब उसको लगा कि नहीं, अब ये सही समय है अपनी खुशियों के सावन को लेकर आने का। तो बस इसी हाँ ने उनके इस सपने को पूरा किया, जहाँ उनके गुरु ने उनका पूरा साथ दिया। और आज मैं चाहूँगी कि जब ये गाना लॉन्च हो तो आप सभी इस गाने को बहुत सारा प्यार दें। 18 अगस्त को इस कार्यक्रम से जुड़ें, इस गीत से जुड़ें, इस भावना से जुड़ें, खुशियों के सावन से जुड़ें और आपका पूरा प्यार इस गाने को ज़रूर दें। आपने कहा कि ज़िंदगी में हम बहुत सारे संघर्षों को झेलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, अपनी कमियों को। जब हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो तभी हम अपने में कहीं ना कहीं ऐसा सुधार करते हैं जहां हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। तो आपकी ये बहुत प्यारी कहानी है और बहुत सारे लोगों के लिए ये सपने के सच होने जैसा है, जहां वो खुद भी इस चीज़ से प्रेरित होंगे कि सपने पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए, कोई बैक भी नहीं चाहिए, बस आपका वो जुनून चाहिए जो संगीत को आगे लेकर आए, जो आपके सपने को आगे लेकर आए। थैंक यू सो मच प्रकाश जी यहाँ आने के लिए और आरजे आरती एक सफ़रनामा में इतने प्यारे सफ़र को हम सभी से बांटने के लिए। धन्यवाद।